मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में ज्वाइन कर आई होप सो कर चुके होंगे। चलिए, तो एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी बच्चे लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साथियों, आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक विंडोज को नए नए न्यू बैचेस आप लोगों के लिए लॉन्च होते रहते हैं आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही आपको कंप्लीट पेपर 1 करवाया जा रहा है, कंप्लीट पेपर 2 करवाया जा रहा है आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथियों, आप बैचेस लेकर आप इन जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स जो कि आप लोग एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 एक ही सब्सक्रिप्शन में। और सब्सक्रिप्शन के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ साथियों। कंप्लीट कॉमर्स पेपर 2 एंड कंप्लीट पेपर 1 आपको टीच कर रहा हूँ साथियों। ये मेरा कोड है अभी101, जिस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आपके पास प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। अगर आप यही आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4 बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और आपको एसओपी फॉर इंटरप्रिटेशन, मतलब ये 4 बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा में मिल रहे होंगे। तो आप चाहे प्लस कोर्स ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले, जैसे प्लस में अगर आप अभी 10 मतलब प्लस लेते हैं, चाहे आप आइकॉनिक लेते हैं, आपको ये जो 2 कोड दिख रहा है अभी 101, इस कोड को इस्तेमाल करना है। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं क्या बेनिफिट्स है प्लस में, क्या बेनिफिट्स है आइकॉनिक में। तो आई होप सो सभी लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजुअल हूँगा और आपको चीज़ें सुनाई और दिखाई भी अच्छे से दे रहे होंगे। चलिए, तो आपको जब भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा साथियों, आपको ऐसा पेज ओपन होकर आएगा और आपके साथ वैलिडिटी के साथ ही साथ आपको प्राइसेस भी शो हो रहा होगा, जहाँ आपको ये डेमो लाइव लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है अभी 101 जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट साथियों मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप प्लस आइकॉनिक की बात करें तो अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कुछ बेनिफिट्स आप लोगों को जो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, और पर्सनल कोच के बाद से जो बेनिफिट्स है वो आपके आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं। आइकॉनिक के अंदर प्लस के जो बेनिफिट्स है वो भी इन्वॉल्व होंगे साथियों। अगर हम बात करें बक्स बाउंटी की, तो अगर कुछ भी कंटेंट आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है साथियों, गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो भी एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं साथियों। तो ये कुछ अपकमिंग स्पेशल्स और आपके पास रिकॉर्डेड स्पेशल्स अवेलेबल हैं साथियों। अगर हम बात करें कुछ बैचेस की बात करें तो ये कुछ बैचेस हैं जो कि आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुके हैं साथियों, जो कि 2 मार्च से कंप्लीट कॉमर्स और कंप्लीट पेपर 1 नवदीप कौर मैम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। 6 मार्च से आप लोगों को अभिषेक कुमार झा और नवदीप कौर मैम आपको कंप्लीट पेपर 1 करवा रहे हैं साथियों। अल्टीमेट बैच एक लॉन्च हुआ है जो कि कंप्लीट पेपर 1 करवाए जा रहे हैं आपकी इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। अब आप सोचेंगे सर एक ही पेपर के लिए जी बिल्कुल इतने सारे एजुकेटर क्यों? क्योंकि आपके जो बैचेस हैं वो टाइम टू टाइम एज पर रिवीजन भी, और साथ ही साथ आपका कंप्लीट कोर्स जिसका भी आपको लगता हो कि सही से समझ में आ रहा है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही एजुकेटर है आपके पास यहाँ पे पढ़ाने के लिए, यहाँ पे आपके अन्य एजुकेटर्स भी हैं जो कि आप लोगों को कंप्लीट आपका पूरा कोर्स करवा रहे होंगे साथियों। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। विजेता बैच है जो कि आप लोग जो भी CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ साइंसेस का बैच ले सकते हैं। आपको कोई भी अगर बैच लेना है साथियों, आपको कोड एक ही यूज़ करना है, दैट इज़ अभी101। अभी101 जैसे ही कोड आप इस्तेमाल करते हैं 10% का डिस्काउंट आप लोगों को इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है साथियों, इसी तरीके से अगर आप प्रहार बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी CSI जो साइंस साइड्स हैं वो जुड़ सकते हैं भाई। इसी तरीके से आउटशाइन बैच जुड़ सकते हैं आप लोगों के लिए सौम्य सिंह और आशमा नेगी मैम के साथ, जहाँ पे आप कंप्लीट आप मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं अपना एक ही सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, कंप्लीट कॉमर्स का अगर बैच पूरा करना है तो भी आप तलवीर सिंह और नवीन शेख से। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हो कि भाई क्या हमें इन बैचेस का लेने के लिए अलग अलग सबको सोचना पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। एक कोड है, एक ही सब्सक्रिप्शन है, 1 कोड 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल। अभी 101 कोड है, सब्सक्रिप्शन एक ही आपको लेना पड़ेगा। आपको बेनिफिट दोनों पेपर के मिल जाएंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी।
पेपर 2 भी। तो आपको दोनों ही पेपर का सब्सक्रिप्शन एक ही कोड में मिल जाएगा और एक ही सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और एक ही कोड से सारे टीचर को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनसे। एंगेज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप, अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे साथियों। तो ये कुछ आपके लिए बेनिफिट्स रहे, तो इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकंड में आप लोगों को एक थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा ये आप लोगों को देखो, तो आप लोगों के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इज। ध्यान से समझना क्या है, दूरस्थ शिक्षा परिषद डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इज के पदेन अध्यक्ष कौन है? वाइस चांसलर होते हैं जो कि इग्नू के, या एचआरडी मिनिस्टर होते हैं, या ए या फिर बी या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या आंसर आपका सही होगा। जल्दी से फटाफट सभी लोग, आई होप सो सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और मैं विजुअल ऑडिबल दोनों ही प्रॉपर तरीके से होगा। तो अब आप सभी साथी भी जल्दी से मुझे बताएंगे क्या मैं आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से ऑडिबल एंड विजुअल होगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? ए, दैट वाइस चांसलर, कुलपति इग्नू के जो कुलपति होते हैं, जो वाइस चांसलर होते हैं, यही आपके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कहलाते हैं डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के लिए। आपको याद हो इग्नू क्या है, एक आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये डिस्टेंस एजुकेशन करवाता है, एक तरीके की ओपन यूनिवर्सिटी जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे आपको कॉलेज नहीं जाना है, रेगुलर बेसिस पे आप अपनी ग्रेजुएशन नहीं बल्कि आप साथ ही साथ में कुछ और भी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, या हम ये कहें कि आप अपनी ग्रेजुएशन भी यहाँ से पा सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं इग्नू जैसे कॉलेजेस में। तो यहाँ के जो वाइस चांसलर होते हैं वही आपके एक्स ऑफिशियो पर्सन होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वॉज क्रिएटेड इन विच ईयर? मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष में बनाया गया था, किस वर्ष में? 1972 में, 1980 में, या फिर 1985 या फिर 1991 में, ठीक है। अब आप लोगों को सोचेंगे सर यहाँ पे तो आंसर दिख गया मुझे भाई, हाँ अब कहेंगे आंसर सर दिख गया, अब क्या ही कर सकते हैं, चलो बाई मिस्टेक टच हो गया, ठीक है। तो 1985 में आपका जो क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाया गया। तो अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है साथियों, 1985 में एचआरडी मिनिस्टर का स्थापना हुई। अब इसका जो है अब क्या नाम हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये आपका इसका नाम हो गया है इस मिनिस्ट्री का। क्लियर है सभी को क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब इस मिनिस्ट्री का नाम हो गया, जो कि पहले क्या था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 30% बाय द ईयर। 30% तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनरोलमेंट बढ़ सके, इसलिए गवर्नमेंट ने इस टारगेट को सेट किया है। तो किस ईयर तक? 2015 तक, 2020 तक, 2025 तक, 2023 तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रेजुएशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मतलब संस्था में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बड़े हायर एजुकेशन पर पढ़ाई करें। तो इसलिए 30% बढ़ाया जा सके, तो किस ईयर तक बढ़ाया जा सके? 2015 तक, 2020 तक, 2025 तक, या 2030 तक? तो क्या आपका उचित आंसर, सही आंसर होगा? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए
तो फटाफट आई होप सो सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूँगा, सभी लोग जल्दी से फटाफट आंसर कर रहे होंगे और सही उत्तर कर रहे होंगे। और आई होप सो पहला आंसर आपका बिल्कुल से 2020 तक ये चीज़ सोचा। अब आप ये सोचेंगे सर ये तो बीत गया है तो फिर क्यों बातें हो रही भाई। तो सोचा था और टारगेट तो इस साल तक का ही रखा था कि भाई 2020 तक आपका क्या हो जाना चाहिए, 30% तक आपको अचीव हो जाना चाहिए हायर एजुकेशन लेवल। जो कि अब इसी में आपका जो बीच में जो सबसे बड़ी जो कि पूरी दुनिया को धराशाह करके चलेगी वो है कोरोना महामारी। कोरोना की महामारी में जिसने जो बजट में टारगेट हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार का टारगेट हो, जो भी सेट किया था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब उसको हम उस स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाए जो हमने स्टैंडर्ड को रखा हुआ है। क्यों? ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन दैट इज कोरोना, कोविड-19 और यू कैन से कोरोना सिचुएशन। ठीक है, कोरोना की वजह से हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले गए, हम ही नहीं पूरी दुनिया बहुत पीछे चली गई। चाहे वो सबसे बड़ा अगर क्षेत्र माने तो एजुकेशन का, दूसरा क्षेत्र माने तो आपका मतलब बिजनेस के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं दुनिया बहुत पीछे चला गया। क्यों? ड्यू टू कोरोना। ठीक है, तो एक कोरोना महामारी पेंडेमिक सिचुएशन ने पूरी दुनिया को ऐसे मतलब कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री हुमायूं कबीर या श्री सीडी देशमुख। जल्दी से बताएंगे। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा साथियों आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री हुमायूं कबीर या फिर श्री सीडी देशमुख। तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यही बात करें सीडी देशमुख की ही अगर बात करें तो एक और आंसर आप इस पे दे सकते हैं। अगर यही पूछा जाए, चलो यहाँ पे तो यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, नेट की तैयारी कर रहे हैं सॉरी, है ना, तो यहाँ पे इसलिए यूजीसी से रिलेटेड पूछा गया। बट अगर यही आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे होते तो जो अभी जस्ट एग्जाम हुआ तो आपको यही पूछा गया होता कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आर इंडिया, और यू कैन से आरबीआई का मतलब फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो वो भी यही थे। कौन? सीडी देशमुख। ठीक है, श्री सीडी देशमुख। ये कौन था भाई? ये आपके पहले इंडियन गवर्नर थे। ठीक है, पहले आपके इंडियन गवर्नर थे किसके? आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज श्री सीडी देशमुख। यहाँ आपके पहले पर्सनालिटी चेयरमैन थे यूजीसी के, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या नन ऑफ द अबव। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जितने भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे सभी स्टूडेंट साथियों, आप लोगों को क्लासेस को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में कर देना है, जिससे कि उन सारे बच्चों तक इन क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंच सके जहां पे बच्चे एक महंगी फीस में भी तैयारी कर रहे हैं पर उस तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही जैसा वह करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों आप लोग उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि ये फ्री क्लासेस का जो हमारी टीम की तरफ से ये एक ये समझिए मुद्दा है जो चल रहा है पढ़ाने के लिए आप लोगों को, वो पूरा हो सके, वो एम पूरा हो सके। और आप लोगों का एम पूरा हो रहा है मतलब हमारा एम पूरा हो रहा है साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप लोग शेयर कर दिया करें क्लासेस, ठीक है।
तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए, दैट इज आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ध्यान से रखना है आपको। ठीक है, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया कौन था भाई? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहली ओपन यूनिवर्सिटी, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर क्या देते हैं भैया? इग्नू, इग्नू, इग्नू। ठीक है, ऑब्वियसली ज्यादातर बच्चे इसका आंसर इग्नू दे देते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, बट ये नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी जो पहली थी वह थी आपकी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट द कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वाज, पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? अब यहाँ पे बात हो रही है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की बात हो रही है, तो कौन सा था भाई? द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट द कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वाज आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, नन ऑफ द अबव है। क्या आंसर आपका बिल्कुल सही होगा? पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज इग्नू, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर नन ऑफ द अबव? सिर्फ और सिर्फ आप सभी साथियों के पास, आप लोगों के पास सिर्फ 3 सेकंड बाकी हैं, दैट इज 3, 2, 1, एंड योर आंसर इज सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयू एक ऐसा कॉलेज है जो कि आज भी आप लोग देख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चलता है। आप लोग देखे होंगे सैटरडे, आई थिंक सैटरडे, देखो मैं भी दिल्ली से हूँ तो मैं जानता हूँ, जहाँ तक सैटरडे और संडे आप इस कोर्स को देख सकते हैं। सैटरडे और संडे में जाके आप इस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ भी सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पेपर होता है, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि जानते हैं आप लोग, तो सैटरडे और संडे इस तरीके का आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आया है, जो कि सैटरडे संडे आप लोगों को पढ़ाया जाता है, वही प्रोफेसर्स होते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा कॉलेज है जो कि पहली यूनिवर्सिटी है जिसने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन के मामले में भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज फर्स्ट पे है भारत, सेकंड पे है, थर्ड पे है, या फिर फोर्थ पे है? चल चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सेकंड नंबर पे है जब अगर बात किया जाए एनरोलमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, मतलब क्या, हायर एजुकेशन जो बच्चे पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन पे जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो इस लेवल पर अगर पढ़ाई जो करते हैं बच्चे, इस लेवल पर इंडिया की जो रैंक है वह दूसरे पर है, दूसरा रैंक है इंडिया का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन पर, मतलब हायर एजुकेशन की डिग्री के लिए मतलब होते हैं, मतलब हायर एजुकेशन पर पढ़ाई करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। राष्ट्रीय गान आयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय, भारत को एक ज्ञान समाज में बदलने के उद्देश्य से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? द नेशनल नॉलेज कमीशन, अ हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो नेशनल नॉलेज कमीशन है एनकेसी, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू नॉलेज सोसाइटी, एक
विश्व ज्ञान का, जैसे हम लोग बोलते हैं कि विश्व गुरु का जो सपना देखा है, तो विश्व गुरु वही जो ज्ञान बिना कौन गुरु, है ना। तो गुरु वही जो ज्ञान दे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को एक नॉलेज सोसाइटी में बदल सके, एक समझिए कि ज्ञान सामाजिकता, मतलब ज्ञान की सामाजिकता वहाँ पे बदल सके, एक समाज के अंदर ज्ञान की भावना उत्पन्न हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, एक ऐसी भावना एक हमारे देश के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सके। ये जो सेटअप किया गया था वो किस ईयर में सेटअप किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2007 में या 2008 में। तो ये इस चीज़ को आपको 2005 में सेटअप किया गया कि भाई, और किसका सेटअप किया गया? नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि एक बहुत हाई लेवल की एडवाइजरी बॉडी होती है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिसका ऑब्जेक्टिव ये रहा कि वह इंडिया को एक नॉलेज सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म कर सके, ठीक है। नेशनल, राष्ट्रीय लेवल पर एक ऐसी आयोग बनाई गई, ठीक है, जिसका नाम था क्या? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है। कब बनाया गया था साथियों? 2005 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। कौन सी सोसाइटी बनाई गई थी? कौन सी, क्या बनाया गया था? नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था साथियों? एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, किसका? इंडिया का। किसमें? नॉलेज सोसाइटी के अंदर। समझ पा रहे हैं सभी लोग? आई होप सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए एक देशव्यापी नेटवर्क की अवधारणा जो छात्रों को अपने स्वयं के पाठ्यक्रम को डिजाइन करने और अपनी पसंद के विषयों को संयोजित करने की सुविधा प्रदान करेगी, मूल रूप से वह क्या है? द कंसेप्ट ऑफ कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर हायर एजुकेशन दैट वुड अलाउ students the flexibility to design their own curriculum and combine subjects of their choice is basically of innovation university, meta university, central university या फिर deemed to be the university। सो आई होप सो इसका आंसर आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इजी भी क्यों ना हो, जब मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी टाइम मैं इस चीज़ को करवा चुका हूँ, काफ़ी बार इस क्वेश्चन को करवा भी चुका हूँ, तो इजी तो भाई होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं भी इजी है तो भी इजी आप लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आप लोगों को काफ़ी बार, ठीक है। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे। तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वो आंसर होगा इनोवेशन यूनिवर्सिटी, जो कि बच्चों को इस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है जिससे जिस तरीके से बच्चे चाहें उस सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। साथियों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी एक हायर एजुकेशन लेवल पर है। अभी हमारे देश में जो अभी सेकेंडरी लेवल और प्राइमरी लेवल, जो प्राइमरी लेवल है जो 8th तक या 10th तक आप कह लें, और जो सेकेंडरी लेवल है जो 11th और 12th है, और जो टर्शरी लेवल है, टर्शरी लेवल मतलब हायर एजुकेशन का जो लेवल होता है, अभी तक हम हायर एजुकेशन पे चीज़ें देख पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर वो एक्ट जल्द ही आने वाला है। आप ये समझिए कि लागू हो, मतलब बात हो ही रही है इस चीज़ के रिगार्डिंग, जो आपका मतलब न्यू पॉलिसी एजुकेशन के ऊपर जो न्यू पॉलिसी आई है, आप लोगों ने 2020 में आई थिंक पास हुई थी कोरोना के टाइम पे, जिसमें इस चीज़ को डिसाइड किया गया था कि बच्चा चाहे तो 10th क्लास में हो, चाहे वो 11th क्लास में, जैसे अब बच्चा 10th साइंस तक है तो बच्चे ज़्यादा सोचते हैं कि साइंस स्ट्रीम से चले जाना। अगर बच्चे को ये भी पसंद है कि साइंस का फिजिक्स पढ़ना है, और उसका क्या कहते हैं कॉमर्स का अकाउंट्स पढ़ना है, और आर्ट्स का हिस्ट्री पढ़ना है, तो वह 11th 12th में जाके वो तीनों ही सब्जेक्ट वह पढ़ सकता है। इतनी बढ़िया पॉलिसी है ये। मतलब क्या कि यहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं किसी चीज़ में पीछे नहीं रह पाएगा, वो अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर सकता है और अपने आगे के फ्यूचर को वह बना सकता है। तो ये पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें बच्चे के चॉइसेस पे अपनी स्टडी वो कर सकेगा, और जब बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो सकता है तो बच्चे फिर कभी भी इधर उधर नहीं भटक पाते। बच्चा कहीं ना कहीं 10th के बाद अगर साइंस ले रहा है तो समझता है अरे यार बच्चे ने साइंस लिया है, साइंस तो यार वो लोग लेते हैं। कभी कोई बच्चा जोश में साइंस लेता है, उसको ये नहीं पता होता कि साइंस चलो ठीक है उसका क्या लेवल है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा जोश में साइंस ले लेता है। कभी कभी बच्चा क्या नाम है, अब कोई बच्चा आर्ट्स ले लेता है तो सोचता है अरे यार आर्ट्स लिया मतलब ऐसे ही पढ़ता होगा अभी करके। और कोई बच्चा अगर वही चीज़, कॉमर्स वालों को तो ऐसा रहता है, मैं कॉमर्स से हूँ, तो कॉमर्स वालों को तो ऐसा रहता है कि भाई मिडिल वाले, मतलब ये ना ज़्यादा ताकतवर है और ना ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा कहते हैं। सबसे ज़्यादा ताकतवर अपने आप को समझते हैं वो साइंस वाले समझते हैं, सबसे तगड़ा कि भाई अब हमसे ऊपर कौन है ना। और कॉमर्स और साइंस में हमेशा टक्कर लगी रहती है, और जो क्या कहते हैं आर्ट्स वाले वो बेचारे हमेशा कहते हैं कि भाई हमें लोग छोटा समझते हैं, लेकिन पूरे देश को जो चलाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आर्ट्स वाले ही होते हैं।
आप लोग ज़्यादातर इस चीज़ को देखते होंगे, पूरे जो देश को चलाने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी चलाने वाले सभी लोग हैं, तो एक मजाक की बात है रही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पास एक मतलब नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है साथियों, कि आप वहाँ पे चॉइसेस करके अपनी पढ़ाई अपने इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो इनोवेशन यूनिवर्सिटी जैसे ये अभी हायर एजुकेशन लेवल पर हो रहा है, अभी ये चीज़ फिर प्राइमरी और आपका सेकेंडरी लेवल पर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। The concept of meta university was first propounded by, मेटा यूनिवर्सिटी की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? मैसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दैट इज JNU, या फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, पहली बार कब प्रतिपादित किया गया था? सॉरी, किसके द्वारा वो किया गया था? जल्दी से फटाफट बताएंगे। आई थिंक इस चीज को आपने पढ़ा भी होगा, क्या कहते हैं, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, आई होप सो किसी को कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम, ये तो थोड़ा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन था, स्टैटिक पार्ट का था, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। आप लोगों को ये चीज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक ए ग्रेड और 10 साल की स्थिति वाले विश्वविद्यालयों को नवीन शिक्षण या शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए UGC से वित्तीय सहायता मिल सकती है। इन विश्वविद्यालयों के रूप में जाना जाता है। द यूनिवर्सिटी विद द नेक ए grade and 10 years of standing can get financial support from UGC for innovative teaching or educational programs. These universities are known as मेटा यूनिवर्सिटीज, इनोवेशन यूनिवर्सिटीज, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या नन ऑफ द अबव। नेक एक ग्रेड और 10 साल की स्थिति वाले विश्वविद्यालयों को नवीन शिक्षण या शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए UGC से वित्तीय सहायता मिल सकती है। इन विश्वविद्यालयों को किस रूप में जाना जाता है? जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। आई होप सो सभी बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आंसर करेंगे और जल्द ही आंसर करेंगे। देखो, आप लोगों को एक उचित समय दिया जाता है जिस समय के अंदर आप लोगों के अच्छे खासे आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बी इनोवेशन यूनिवर्सिटीज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज इनोवेशन यूनिवर्सिटीज। अभी जस्ट आप लोगों के इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ईयर्स ऑफ स्टडिंग कैन गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम UGC फॉर व्हाट? इनोवेटिव टीचिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स। These universities are known as innovation universities. इसके बारे में बताया मैंने जस्ट कि इसका क्या काम होगा और क्यों इसको ओपन किया गया है। In which of the following countries the Humboldton concept of university education originated? निम्नलिखित में से किस देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की हम्बोल्टियन अवधारणा की उत्पत्ति हुई है? USA, पोलैंड, फ्रांस, या फिर जर्मनी? निम्नलिखित में से किस देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की हम्बोल्टियन है ना, हम्बोल्टियन, क्या नाम, कैसे अंग्रेजी लोग रख देते हैं यार नाम, ये जो हम लोग इस स्कूल में पढ़ते पढ़ते नाम भूल जाए स्कूल का, ऐसा नाम है। कोई अगर किसी कोई पूछ ले, सर बेटा किस स्कूल में पढ़ते हो, ऐसे पूछे तो हम बताते हैं यश मेमोरियल स्कूल, या फिर इस स्कूल में, या फिर XYZ, या फिर जो भी नाम बताते हैं, इतने प्यार से बताते हैं कौन से स्कूल पढ़ते हैं, XYZ पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें कोई पूछ ले भी बेटा किस, मतलब हालांकि ये तो मतलब है कॉलेज है यानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर कोई किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता। अच्छा, यूनिवर्सिटी के नाम बड़े गजब गजब होते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का छोटा छोटा है, बाकी जो स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी उनका तो छोटा छोटा है, बाकी जो इनके और कुछ हो गए जैसे हम्बोल, अब कुछ में पढ़ते हैं बट हम्बोल्टियन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बस रहने से लग जाता है कि हाँ किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, किसी किसी के नाम से लग जाता है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होंगे, नाम से ही, ठीक है। चलिए,
तो जर्मनी में ये यूनिवर्सिटी है, जर्मनी ने इस चीज को लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बात करते हैं। द मेजर कंसेप्ट अंडरलाइंग डिस्टेंस एजुकेशन इज, दूरस्थ शिक्षा में अंतर्निहित प्रमुख अवधारणा। जल्दी से फटाफट बताएंगे। द मेजर कंसेप्ट अंडरलाइंग डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इज कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा। द मेजर कंसेप्ट ऑफ अंडरलाइंग डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा में अंतर्निहित प्रमुख जो अवधारणा रहती है वो ये रहती है कि आपकी सतत शिक्षा चल रही होती है आपकी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। आप ये कहें जैसे मतलब आप दूर हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में आप दूर हैं, आप कहीं ना कहीं कॉलेज नहीं जा रहे, बट आपकी एजुकेशन शिक्षा जो है वह कंटिन्यू बेसिस पे चल रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द कोर्स कंटेंट ऑफ प्रोफेशनल डिग्री एम्फेसाइजेज ऑन, पेशेवर डिग्री की पाठ्यक्रम सामग्री पर जोर जो दिया जाता है वह किस पर जोर दिया? एक्वायरिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस, थ्योरी एंड रिसर्च, बिल्डिंग कंसेप्ट्स, या फिर नन ऑफ द अबव, कौशल और व्यवहारिक विश्लेषण हासिल करना, सिद्धांत और अनुसंधान, बिल्डिंग अवधारणाओं, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। पेशेवर डिग्री की पाठ्यक्रम सामग्री पर जोर दिया जाता है, कौशल और व्यवहारिक विश्लेषण हासिल करना, सिद्धांत और अनुसंधान, या बिल्डिंग अवधारणाओं, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। द कोर्स कंटेंट ऑफ प्रोफेशनल डिग्री एम्फेसाइजेज ऑन एक्वायरिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस, थ्योरी एंड रिसर्च, बिल्डिंग कंसेप्ट, या नन ऑफ द अबव। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज एक्वायरिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस। जब हम प्रोफेशनल डिग्री किसी प्रकार की लेते हैं, जब किसी चीज़ की प्रोफेशनल डिग्री होती है तो ऐसे ही नहीं ले लेते भाई। उस हम जब पीएचडी करते हैं, हम क्यों, जब आप ऐसे समझिए, जब हम पीएचडी करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जब बनने जा रहे होते हैं, तैयारी करते हैं, जैसे आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या आपको लगता है कि इसी बहुत नॉर्मली वे में हो जाएगा? वहाँ पे आप लोगों का जो इंटरव्यू होता है उसमें किस बारे में पूछ रहे थे? आपके रिसर्च के बारे में ही पूछ रहे थे कि आप कितना प्रैक्टिकल हो और लाइफ में कितना आगे हो, सब्जेक्ट के प्रति प्रैक्टिकल होने वाले हो, आप इस सब्जेक्ट में क्या क्या रिसर्च करने वाले हो। तो मतलब क्या, आपका वहाँ पे रिसर्च, आप ये कहें एनालिसिस देखा जाता है कि आप प्रैक्टिकली कितना एनालिसिस करने वाले हो इन फ्यूचर इन रिगार्ड्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो द कोर्स कंटेंट ऑफ प्रोफेशनल डिग्री एम्फेसाइजेस ऑन द एक्वायरिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, एक कौशल और व्यवहारिक विश्लेषण का एक हासिल करना, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज, स्वतंत्रता के समय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? स्वतंत्रता के समय की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे आप ये समझिए पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है। स्वतंत्रता के समय अगर यही बात कहते एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल, ये भी बोल सकते थे अगर हम स्वतंत्र मतलब जब हम स्वतंत्र नहीं थे, परंतु अभी जो बात किया जा रहा है वह आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता के समय 15 थी, 20 थी, 28 थी, या फिर 35 थी। तो क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? बस जल्दी से फटाफट बताएंगे।
भाई आप लोगों को बोलो, अब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बोल बोल के प्यास लग जाता है। अब आप लोग कम से कम एटलीस्ट पानी तो पिला दिया करो सर को। आओ अपने, पानी भी नहीं पूछते आप लोग बच्चे लोग। हाँ चलो, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 20। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 20। तो बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितनी यूनिवर्सिटी थी? तो 20 यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, क्लियर है सभी को? 20 यूनिवर्सिटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू 2007 में आ चुका है, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। वो भी कौन से वाले अटेम्प्ट में आया था? आपका जून अटेम्प्ट में। जैसे कि अभी आप लोग, आपको पता है 2 अटेम्प्ट होते हैं आपके, जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। एक आपका जून में होता है, एक आपका दिसंबर में होता है। हाफ ऑफ मंथ पे होते हैं। हाफ ऑफ मंथ का मतलब हाफ 6 मंथ पे होते हैं, हाफ ईयरली पे होते हैं। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है क्या, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज कॉल्ड इनफ्लिबनेट लिबी। अच्छा इसका उल्टा कर दिया क्या, या लिबी इन्फिनेट, या द इंटरनेट, या HTML। सो क्या आपका बिल्कुल सही आंसर होगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों की नेटवर्किंग को क्या कहा जाता है? 2007 में पूछा था। कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं इस पे, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा आप लोगों को भाई इंपॉर्टेंट। हालांकि इंपॉर्टेंट जितने सेक्शन आपको करवाए जा रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट परंतु आप इस चीज़ को थोड़ा सा स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका, ये समझे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन हमें जल्दी याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन है कि नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों की जो नेटवर्किंग है उसको क्या कहा जाता है भाई? इनफ्लिब नेट कहा जाता है। इनफ्लिब नेट कहा जाता है। समझ में आया? सभी को समझ में आ गया ना? इनफ्लिब नेट कहा जाता है। ठीक है, इनफ्लिब नेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कब आया था? यह अभी रिसेंट में पूछा गया था, दिसंबर 2000। अभी का मतलब ये कम से कम हो गया भाई, फिर भी 7-8 साल हो गया, मानते हैं 9 साल होने जा रहा है ना। 2013 में पूछा गया है। 17th क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या फिर तमिलनाडु? फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका आंसर सही होगा? भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कब, कौन से, कहाँ आया था? मतलब अभी ये कह सकते हैं इंडिया केम अप इन आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, या फिर तमिलनाडु। फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। सिर्फ 9 सेकंड्स आपके पास बचे हुए हैं। 9 सेकंड्स बचे हुए हैं आपके पास, जल्दी से। ठीक है, तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहली यूनिवर्सिटी आपकी। क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ने का आप लोगों को टाइम मिल गया है। ठीक है, चलिए। ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से इसमें आपको समझना क्या है, देखो। ए फर्स्ट, सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, लाइन से आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप सो सभी बच्चों को आंसर समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब यहाँ पे जस्ट आपके लिए अगर यही बात पूछा जाए, अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ, तो यहाँ पे पूछा गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपका बेंगलुरु इसका आंसर हो गया, चलो कोई नहीं, बढ़िया है इसरो के लिए। इसके जस्ट करंट में अगर पूछा जाए तो इसके जो चीफ हैं वह इस समय कौन है? चीफ ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर करना है सभी को, फिर लास्ट में इसका आंसर मैं आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। बाकी लोग सभी स्टूडेंट्स लास्ट में इसका पब्लिक कमेंट में आप लोगों को आंसर करना है कि इसके जो अभी रिसेंट न्यूज़ करंट की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अभी कौन चीफ बने या फिर कौन चीफ हैं इसरो के, ठीक है, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके चीफ कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? NBA की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? NBA की स्थापना कब किस वर्ष में की गई थी? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी साथी लोग। चलिए ठीक है, किस वर्ष में की गई थी एनबीए? अच्छा, किसी बच्चे को ये भी पूछना हो एनबीए की सर फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, एक्रीडिटेशन, ठीक है, NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। यह आपकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से फटाफट बताएंगे किस वर्ष में आपकी NBA की स्थापना हुई थी? इन विच ईयर वॉज द NBA सेटअप? तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन की जो स्थापना की गई थी वह आपका 1999 क्या हो रहा है भाई, 1994 में आपका इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1994 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप इन विच ईयर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में, 1875 में, 1905 में या 1960 में? अलीगढ़ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब सेटअप किया गया था, किस साल के अंदर? ठीक है, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी से फटाफट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में, 1875 में, 1905 में या 1960 में? 1916 में, 1916 में, 1905 में, 1875 में या फिर 1857 में? जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी साथी लोग कब स्थापना की गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और आपके पास सिर्फ 3 सेकंड बचते हैं, 1 सेकंड बचता है और यह आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1875। 1875 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, ठीक है, की गई थी, आप कह सकते हैं की गई है और है ही ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, Who among the following was the first education ministry of independent India आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंट? आपको पता है इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला कौन एजुकेशन मिनिस्टर रहा है? अबुल कलाम आजाद, एस वल्लभ भाई पटेल, एस राधाकृष्णन या नन ऑफ द अबव? चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सबसे पहले आपके एजुकेशन मिनिस्टर रहे, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। अब ऐसा मत समझिएगा एस राधाकृष्णन कोई बच्चा आंसर दे दिया भाई, ये आपके PM रह चुके हैं, इसलिए अब ऐसा मत समझिएगा टीचर्स डे मनाया जाता है इनके नाम पे, ठीक है। एस राधाकृष्णन कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विश्व स्तर के मानकों को ध्यान में रखते हुए नवोन्मेष विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव जो है, ऐसे संस्थाओं को अस्थिर संस्थानों की प्रस्तावित संख्या है, क्या है, कितनी है? There is a proposal to establish innovation universities aiming at the world class standards that the proposed number of such institution is, कितनी है ऐसे इंस्टीट्यूशन की संख्या? 10 है, 14 है, 25 है, या फिर एक भी नहीं है इनमें से जो भी आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं? जितने भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे, आई होप सो सभी लोगों ने लाइक शेयर कर दिया होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्वेश्चन का तो बिल्कुल वेट मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आते रहेंगे आपके पास, बट आप किसी चीज़ का वेट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में शेयर कर दें, और क्लासेस को, और पसंद आ रही तो क्लासेस को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 14। कितनी संख्या है इंस्टीट्यूशंस की? वो 14 इंस्टीट्यूशंस होंगे। कितने होंगे बच्चों? 14 इंस्टीट्यूशंस होंगे। क्लियर है? 14 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास और विकास के प्रसार के लिए 26 जनवरी 2003 को निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह चैनल लॉन्च किया गया था? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ध्यान समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट चैनल वाज लॉन्च्ड ऑन 26th of January 2003 for the spread of technical growth and development of distance education in India? एकलव्य, द्रोणाचार्य, या फिर ज्ञान दर्शन, या फिर ज्ञानवाणी। भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास और विकास के प्रसार के लिए 26 जनवरी 2003 को निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह चैनल लॉन्च किया गया था? एकलव्य, द्रोणाचार्य, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी। एकलव्य, द्रोणाचार्य, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी। जल्दी से फटाफट, कमॉन, फटाफट जल्दी से आंसर करें सभी लोग। आई होप सो सभी बच्चे लोग कर सकते हैं। एकलव्य था। कौन था? एकलव्य आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी को लॉन्च हुआ था, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? 2003 में हुआ था। क्यों हुआ था? डेवलपमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके, और डिस्टेंस एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे एनरोल हो सके इन हायर एजुकेशन सोसाइटी के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, आप ये कह सकते हैं। जैसे हमने जो सपना देखा कि 2020 तक हमारे पास 30% ऑफ एनरोलमेंट बढ़ सके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इसी तरीके से ज़्यादा टेक्निकली हम ग्रोथ कर सके, अपने आप को डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर। तो इसीलिए आपका एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया क्या? एकलव्य। कब लॉन्च किया गया था? 26 जनवरी। और कौन से ईयर में अगर पूछा जाए तो 2003, और डेट पूछा तो 26 जन, ठीक है, 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी तो सभी को याद रहेगा भाई, ठीक है। चलिए तो आंसर करते जाएंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेट अप बाय द MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था MHRD द्वारा स्थापित की गई है? नेशनल बाल भवन, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। इसरो इंडिया, या फिर इसरो हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। सभी लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। फुल फॉर्म सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, नेशनल बाल भवन जो कि न्यू दिल्ली में है। अब आपको ध्यान रखना है, आपका एमएचआरडी को अभी चेंज कर दिया गया, क्या न्यू एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया, पहली बात इसका नाम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब इसका नाम रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ लिख दे रहा हूँ इंडियन स्पेस रिसर्च, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसरो का फुल फॉर्म हो गया, डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी हमारे देश के अंदर समझिए रॉकेट्स बनाए जाते हैं, जो भी मिसाइल्स बनाए जाते हैं, वह आपके यहीं डीआरडीओ से ही बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं, जितने भी आपके रॉकेट्स बनाए जाते हैं वो डीआरडीओ से ही बनाए जाते हैं, समझ लीजिए। और जितने भी आपके रिसर्च से रिलेटेड जो भी स्पेस क्राफ्ट होते हैं वह सारे इसरो से बनाए जाते हैं। इस चीज़ का डिफरेंस है डीआरडीओ और इसरो में। कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रॉकेट्स और इसमें क्या अंतर है, और ये कौन बनाता है वो कौन बनाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी यहाँ पे फिर से पूछा गया है आप लोगों से, साथियों फिर से पूछा गया है, आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि आपका ये क्या कहते हैं इसरो के बारे में और डीआरडीओ, लेकिन मैं आप लोगों से फिर से अभी मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को इसरो और डीआरडीओ के जो चीफ हैं, सीईओ हैं, वह कौन हैं। ठीक है, इसरो का कौन है, डीआरडीओ का कौन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लास्ट में आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा ही कि कौन कौन है। ठीक है, चलो एक मैं बता दे रहा हूँ, एक का आपको इसरो का लेकिन आपको बताना है। ठीक है, एक मैं बता दे रहा हूँ, ए बी वी एस प्रसाद हैं आपके डीआरडीओ के, बट इसरो का आपको बताना है। ठीक है, चलिए, साइट का अर्थ क्या है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीकॉम एक्सपेरिमेंट या सैटेलाइट इंफॉर्मेशनल टेलीकॉम एक्सपेरिमेंट। साइट का अर्थ क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। एक का तो मैंने आपको बता दिया, एपीवीएस प्रसाद, ये आपके हैं, आपके किसके, डीआरडीओ के चीफ हैं, एपीवीएस प्रसाद कौन है, डीआरडीओ के, डीआरडीओ के चीफ। बट आपको एक इसरो के बारे में बताना, एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसरो के बारे में भी बताऊंगा लेकिन लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इसरो के बारे में आपको बताना है कि चीफ कौन है। चलिए, तो सैटेलाइट का मतलब क्या, सॉरी साइट का मतलब क्या हुआ, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, तो यह आपका साइट का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, साइट का फुल फॉर्म क्या हुआ, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, साइट का आपका फुल फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन ऑन अंटार्कटिक सेटअप बाय इंडिया इज, भारत द्वारा अंटार्कटिक पर स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगा है, दक्षिण गोदावरी है या नन ऑफ द अबव है, या इनमें से कोई भी नहीं है, आप ये कह सकते हैं। नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन ऑन अंटार्कटिक सेटअप बाय इंडिया इज, भारत द्वारा अंटार्कटिक पर स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगा, दक्षिण गोदावरी या नन ऑफ द अबव।
ठीक है, चलो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन ऑन अंटार्कटिक सेटअप जो है इंडिया के द्वारा जो सेटअप किया गया है, वो वहाँ पे जो रिसर्च स्टेशन है उस स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या यहाँ पे पूछा गया है? जो आपका रिसर्च स्टेशन है उसका नाम पूछा जा रहा है, रिसर्च स्टेशन का नाम पूछा जा रहा है, और उस स्टेशन का जो नाम है वह है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, और अंटार्कटिक के पास पे सेटअप किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। ठीक है, नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। द फाउंडेशन ट्रेनिंग ऑफ सेलेक्टेड IAS ऑफिसर्स इज कंडक्टेड एट। चयनित IAS अधिकारियों का फाउंडेशन प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जाता है? LBS नेशनल एकेडमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज इन मसूरी, MG इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़, UPSC न्यू दिल्ली, या फिर ऑल स्टेट कैपिटल्स। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ इससे रिलेटेड, ये तो इतना एजुकेशन है कि आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स भी वीडियोस जब देखते होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता होगा, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऐसा है ना, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून है IAS, है ना। मतलब एक मोटिवेशन वाले कोई कोई वीडियोस होते हैं ना कि IAS बनने वाला, तो वीडियोस तो वो आप लोगों ने वहाँ के फोटोज भी दिखाते हैं, उस फोटोज में आपको उस सॉन्ग को चला के एक शॉर्ट्स वीडियोस बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो इसका आंसर इतना ईजी है तो आप लोग बहुत आराम से दे सकते हैं, दैट इज लबासना। ठीक है, जिसका बहुत 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 बड़ा सपना होता है इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, LBS का फुल फॉर्म क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद क्या है? नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ पे है ये? मसूरी में है, मसूरी में है। ठीक है, स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मसूरी में, मतलब ठंडी वाली जगह पे स्थित है। सोचिए ना, मतलब आज तो आप IAS बने, ठीक है, ट्रेनिंग मिल रही है आपको, ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और साथ में इतनी ठंडी जगह जहाँ लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे आपको ट्रेनिंग वहाँ दी जा रही है। सोचिए कितनी कितनी मतलब गजब की बात है। इसलिए जो सपना यहाँ पे सपना, इसलिए तो लोग देखते हैं यार यहाँ सपना है पहुँचने का, लवासना के अंदर लवासना पहुँचना सपना होता है ना। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो एकदम समझिए कुछ कहना ही नहीं उनका। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 28 का आंसर बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग इज टू इम्प्रूव। राष्ट्रीय शिक्षक एवं प्रशिक्षण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य सुधार करना है वह किसके ऊपर? स्टूडेंट्स एनरोलमेंट के ऊपर, क्वालिटी ऑफ टीचिंग के ऊपर, या फिर वुमेन एजुकेशन के अंदर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी के ऊपर करने की ज़रूरत है। नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग जो है वह इम्प्रूव करने के लिए है, किसके लिए? स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो सके, या फिर आपका वुमेन एजुकेशन हो सके, या क्वालिटी ऑफ टीचिंग कर सकें हम। जल्दी से फटाफट बताएंगे। थोड़ा सा पेन गिर गया था भाई। चलिए चलिए, तो बी क्वेश्चन, बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, दैट इज क्वालिटी। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है टू इम्प्रूव टीचर्स एंड ट्रेनिंग, नेशनल मिशन जो रखा गया है।
और साथ ही थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आप लोगों, जैसे देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट चली गई थी जिस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था, पर कोई दिक्कत नहीं। हम दोबारा रिटर्न आए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी साथी लोग फटाफट दोबारा से ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे गए होंगे यहाँ से भाई ज्वाइन कर लिए होंगे, आई होप सो। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज क्वालिटी ऑफ टीचिंग। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ टीचिंग, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीचर्स एंड ट्रेनिंग। ठीक है, साथ ही थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा ये आप लोगों से लिए, थोड़ा सा आप लोगों के लिए मतलब इशू आ गया। चलो खैर कोई नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से फटाफट बताएंगे। आपका आंसर इसका निकल ही आ गया था क्या भाई, क्वालिटी ऑफ टीचिंग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों, क्योंकि हम लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा ये इशू हो रहा है। चलिए, तो अब बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे साथियों। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन होता है, माइंड में राइज होता है, तो आप पूछ सकते हैं साथियों। किसी प्रकार कोई भी दिक्कत होता है, और बाकी आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ऑल पर क्लिक करना है, जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक ज़रूर कर दें, जो भी जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके साथियों। ठीक है, डिस्काउंट के लिए आप लोगों को अभी 101 कोड जरूर इस्तेमाल करना है 10% के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है सभी साथियों को। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।